आपका स्वागत है करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। और इसमें हम लोग 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी 2022 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उस वीक में उसको देखेंगे कीवर्ड्स के थ्रू, कीवर्ड्स अप्रोच के थ्रू। और ये जो क्लास है ये आपको यूपीएससी या फिर 8 मई को जो बीपीएससी की पीटी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और 12 जून को जो यूपी पीसीएस की पीटी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी, और साथ में एमपीपीएससी 19 जून उसके लिए भी उपयोगी है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, ये करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग क्या है कीवर्ड्स के थ्रू इसको अप्रोच करेंगे, और इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, काफ़ी मतलब क्योंकि जो करंट अफेयर्स जनरली ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ 2-3 फैक्ट जो है हर एक टॉपिक पे हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चंस जो है वो उसी से आ जाएंगे आपके ज़्यादातर। स्टेट पीसीएस में तो 100%, और यूपीएससी में भी आपको गेस करने का एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी में तो आप श्योर नहीं हो सकते कभी भी। तो इसमें क्या है कि अभी इंडिया और ओमान का 11th वो हुआ है, मीटिंग हुआ है। इसमें इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन मीटिंग हेल्ड। ये कहाँ पे हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है। और अगर इसकी बात करते हैं कि ये कौन सा मीटिंग था, तो ये 11th था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 11th था। इंडिया ओमान जो था ये 11th मीटिंग था, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों की बाउंड्री के बारे में पूछ सकते हैं कि ओमान जो है वो कहाँ पे लाई करता है। तो आप ये इंडिया का मैप देखिए, तो यहाँ है ओमान, इस पॉइंट पे लाई करता है ओमान। और आप देख सकते हैं कि ओमान जो है वो पर्सियन गल्फ का हिस्सा नहीं है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ओमान जो है वो पर्सियन गल्फ का हिस्सा है या नहीं है। ये कुछ तो ये नहीं है। प्लस क्या ओमान रेड सी को टच करता है? नहीं करता है। क्या ओमान जो है उसका लैंड बॉर्डर है इराक के साथ? तो नहीं है। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको इसमें पता होने चाहिए। फिर इसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिटायरमेंट एज है वो 60 to 62 कर दिया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो इसमें क्या है कि एपी गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डिनेंस लाया है फरवरी में, और इन्होंने जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 से 62 कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रेज्ड द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 60 to 62। इसके बाद हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमी। अभी जो स्टेटमेंट आया है इकोनॉमिक सर्वे का, उसके अकॉर्डिंग जो है इंडियन इकोनॉमी 9.2% से ग्रो करेगी। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि कितने परसेंट से ग्रो करेगी। तो आप ये वन लाइनर में आ सकता है, तो 9.2% इसका आंसर होगा। फिर अब है ये नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। अभी सरकार ने क्या किया है कि ये जो फर्म है इसको जो है गवर्नमेंट सेल करने वाली है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को। और किसको सेल करने वाली है? तो ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है वो इसको खरीदने वाला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयू, ऐसा करके। तो इसमें एक ऑप्शन ये रहेगा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का। और ये खरीदा है करीब 12,100 करोड़, 12,100 करोड़ में ये खरीदने वाले हैं टाटा स्टील। तो ये आपका वन लाइनर में आ सकता है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुर्तगाल में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे जो है वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर किया है। उनका नाम पूछ सकते हैं कि जो पुर्तगाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो कौन है, तो उनका नाम है एंटोनियो एंटोनियो कोस्टा। ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी, जो वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी है उसी की सरकार थी और इलेक्शन में फिर उसने ही जीत हासिल की है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि पुर्तगाल इलेक्शन में पीएम कौन बने हैं और किस किस पार्टी की सरकार, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और हाँ, पुर्तगाल से संबंधित एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखिए तो जो पुर्तगाल है वो आपको यूरोप के इस साइड है, मतलब आपको मेडिटेरियन को टच नहीं करता है पुर्तगाल, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है मोरक्को उसके काफ़ी करीब है। तो ये जो है एक बार आप मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ से भी मैप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नियरेस्ट टू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऐसा करके पूछ सकते हैं आपसे। और उसमें एक ऑप्शन में पुर्तगाल भी रहेगा और बाकी लीबिया, इजिप्ट या फिर इटली ऐसा कर देंगे, तो उस केस में वो आंसर पुर्तगाल ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाल जो है वो मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता है और पुर्तगाल जो है वो अफ्रीका से काफ़ी नज़दीक है, खासकर मोरक्को से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर है कि अभी टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ है फरवरी में, और उसमें आपको आप ज़्यादातर लोग आप परिचित होंगे इनके नाम से, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, इनको मिला है अवार्ड। और ये जो है टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे है, तो ये नीदरलैंड में हुआ है टूर्नामेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो ये कार्लसन है वो नॉर्वे के हैं। कार्लसन किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, नॉर्वे। और टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, तो नीदरलैंड। तो ये सब इम्पोर्टेंट वन लाइनर आते हैं कभी कभी और जो हमें याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। कार्लसन जो है वो नॉर्वे से हैं, टूर्नामेंट जो है वो नीदरलैंड में हुआ था। ये चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है और इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है कटक में हुआ है। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, कटक में हुआ है। और इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें किसको किसको क्या मिले हैं, तो वो भी आपको याद रखना आवश्यक है। तो इसमें आपको जो विमेंस है उसमें उन्नति हुड्डा, उन्नति हुड्डा उन्नति हुड्डा को मिला है विमेंस का, और मेंस का मिला है किरण जॉर्ज, मेंस का मिला है किरण जॉर्ज। तो ये आपको वन लाइनर में आ सकता है। और जो उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज, तो जो उन्नति हुड्डा है उनको विमेन में मिला है और मैन में मिला है टाइटल, सिंगल में टाइटल किरण जॉर्ज को मिला है। और ये टूर्नामेंट जो है वो कटक में हुआ है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर ये मिला है, किसको मिला है, तो ये आपके जो मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, और गोलकीपर है इंडियन टीम के पी आर श्रीजेश, पी आर श्रीजेश, इनको ये अवार्ड मिला है इनके 2021 के परफॉर्मेंस के लिए। ये अवार्ड इनको दिया गया है, पी आर श्रीजेश। तो ये जो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि इनको मिला है, और क्या मिला है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 के परफॉर्मेंस के लिए। अब हम लोग देखते हैं यूनियन बजट 2022-23, इसके कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं।
तो इसमें क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% ऑफ द जीडीपी। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बात वही है आमदनी और खर्चा। तो जब सरकार की जो आमदनी है वो कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो उसको क्या होता है, लोन लेना पड़ता है, बोरोइंग करना पड़ता है। तो मार्केट से करे या नहीं तो वो इंटरनेशनल मार्केट से करे या डोमेस्टिक मार्केट से करे, कहीं से भी करे, तो वो जो कितना उसका खर्चा ज़्यादा है और कितना कम उसका आमदनी है, वो जो डिफरेंस है उसको हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी में मेजर करते हैं। तो अभी क्या है, जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग जो सरकार की जो टोटल आमदनी है वो करीब 23 लाख करोड़ है। सरकार की जो टोटल आमदनी है वो 23 लाख करोड़ है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। और जो सरकार का जो टोटल खर्चा है, जो सरकार का जो टोटल खर्चा है वो करीब 40 लाख करोड़ है। 40 लाख करोड़ खर्चा है और करीब 23-24 लाख करोड़ आमदनी है। तो ये बाकी की जो 16 लाख करोड़ है ये सरकार को मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो ये 6.4% ऑफ जीडीपी, यानी जो भारत की कुल जीडीपी है, मान लीजिए वो 3 लाख करोड़ है, तो 3 लाख करोड़ का 6% हो गया आपको 7% हो गया। तो उस हिसाब से उसको निकालेंगे। मैंने एक एस्टिमेट दिया कि 3 लाख करोड़ का अगर है तो उसका 7% हो गया आपको 21,000 करोड़। तो भारत की जीडीपी जो है वो अगर आप उसको 30 लाख करोड़ मानेंगे तो उसका 7% हो जाएगा 2.1 लाख करोड़। तो यहाँ पे क्या है, 16 लाख करोड़ है, यानी ये ऑलमोस्ट भारत की जो जीडीपी है उसका 7%। यानी भारत की जीडीपी अगर 100 लाख करोड़ होगी, यानी भारत की जीडीपी जो है वो करीब 300 लाख करोड़ के बराबर है। तो उसका 7% आप निकालेंगे तो वो 16 लाख करोड़ से ज्यादा ही आएगा। तो ऐसे निकालते, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि जो आमदनी है वो कम है और जो खर्चा है वो ज्यादा है। तो उसके लिए सरकार के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मार्केट से खरीदे, मार्केट से लोन ले, और या नहीं तो अपने जो एसेट्स हैं उसको बेचे, उनका निजीकरण करे। तो जैसा आपने ऊपर पढ़ा था कि इस्पात निगम लिमिटेड को सरकार ने बेचा है, उसके बदले सरकार को 12,100 करोड़ रुपए मिले। और जो दूसरा अब इसमें आगे देखते हैं, दूसरा इसमें क्या है कि सरकार जो है वो अब वर्चुअल एसेट्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो वर्चुअल एसेट्स हैं उसको, जैसे आप अगर आपके कुछ बिटकॉइंस हैं या कुछ भी हैं, तो उस पर जो अगर आप उसको सेल करोगे तो आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में एक डाइकोटोमी है कि एक तरफ देखिए कि वर्चुअल एसेट जो है खासकर बिटकॉइन, इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अब कंडीशन बना दिया है कि आपको अगर आप वर्चुअल एसेट को सेल करते हो तो आपको 30% जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं, एक और प्रोविजन है डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑन अनब्लेंडेड पेट्रोल। यानी इसमें क्या है कि अब जिस सरकार ये चाह रही है कि जो पेट्रोल है उनको इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू भी सेल किया जाए, यानी अनब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो मार्केट में सेल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि 2 रुपए एडिशनल जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, 2 रुपीज, ऐसे पेट्रोल पे जो अनब्लेंडेड होगा। यानी सरकार क्या चाह रही है कि पेट्रोल में है इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए, 5% या 10%, जो भी उसका सर्टेन एक सरकार ने क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है। तो अगर ऐसे पेट्रोल जिसमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, वैसे पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2 रुपए ज्यादा लगे, यानी अगर आपको नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए का मिलेगा तो वो आपको 102 रुपए का मिलेगा। अब बात करते हैं देश स्टैक ई पोर्टल। ये जो है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए ये पोर्टल लाई है सरकार, जिसको सरकार बोल रही है देश स्टैक ई पोर्टल। ये किससे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है, तो स्किल डेवलपमेंट।
ये जो पोर्टल है ये रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से। तो ये जो वन लाइनर है ये आपको आ सकता है स्टेट पीसीएससी के एग्जाम में, या यूपीएससी में भी एक ऑप्शंस में या एक स्टेटमेंट में ऐसा कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं ड्रोन एज अ सर्विस। ये भी इस बजट में सरकार जो है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे ड्रोन के थ्रू काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, आप देखते होंगे शादी वगैरह में भी ड्रोन के थ्रू फोटोग्राफी हो रही है। तो ड्रोन को कैसे एज ए सर्विस किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि जो लाइटिंग हुई थी 26 जनवरी को, उसमें भी एक स्टार्टअप ने ड्रोन के थ्रू पूरा सजाया था दिल्ली वाले एरिया को, बीट रिट्रीट सेरेमनी रिपब्लिक डे। तो कैसे ड्रोन को एज ए सर्विस यूज किया जाए उसके लिए है ये। फिर एक स्कीम है गवर्नमेंट की पीएम ई विद्या। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो हर वन क्लास वन चैनल का कंसेप्ट है। तो इसके थ्रू जो है सरकार जो है अब 200 टीवी चैनल्स को एक्सपेंड करने वाली है पीएम ई विद्या में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है पीएम डिवाइन। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपसे पूछेंगे किससे रिलेटेड। तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये जो स्कीम है ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। तो आप इसको एज अ कीवर्ड याद कर सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है पीएम डिवाइन। फिर सी पेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। अभी क्या है कि सरकार जो है, आप याद करेंगे 2-3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में एक रिपोर्ट आया था कि सरकार, इंडिया की जो सबसे बड़ी समस्या है कि फर्म जो है वो एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाते। यानी आप फर्म को स्टार्ट कर दिया, आपने फर्म को रजिस्टर करा लिया, आपने लोगों को हायर कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो उसको क्लोज करें आप, क्योंकि आपको मान लो प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको काफ़ी लॉस हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि हम इस फर्म को क्लोज कर दें, तो अभी क्या है कि आप ये आसानी से नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जो है सरकार ये स्कीम लेके आई है सी पेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है कि डिजिटल रुपी लॉन्च किया है आरबीआई ने 2022-23 से, डिजिटल रुपी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022-23 से कब से लॉन्च किया है, 2022-23 से किसने लॉन्च किया है, तो आरबीआई ने। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आईएनएस वजीर। आईएनएस वगीर जो है, वगीर, ये स्कॉर्पियन क्लास। अब देखिए जो आपके सबमरीन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्कॉर्पियन, ठीक है, और एक होते हैं आपको न्यूक्लियर पावर्ड। अब देखिए सबमरीन का काम क्या होता है, इनको समंदर के अंदर छिप के रहना है, यानी इनको विदाउट ऑक्सीजन इनको फ्यूल को बर्न करना है। सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि पानी के अंदर रहेंगे वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो एक तो न्यूक्लियर, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल से, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा जो टेक्नोलॉजी है इसी में वो है स्कॉर्पियन क्लास। तो एक तो हो गया न्यूक्लियर सबमरीन्स, एक हो गया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। तो इसमें स्कॉर्पियन क्लास में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उसको ऊपर आना पड़ता है सबमरीन्स को, फिर वो एनर्जी जब रिगेन करता है फिर वो नीचे चला जाता है। तो उसी क्लास में है ये आईएनएस वगीर। तो ये आपको याद रखना है कि आईएनएस वगीर जो है वो कौन सा है, स्कॉर्पियन क्लास में है, और ये क्या है कि मेड इन इंडिया, यानी पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है, और अब इसको सी ट्रायल के लिए भेजा गया है। अब इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स। क्या है कि अभी हाल फिलहाल में 2 साइट्स ऐसे हैं इंडिया में जिनको रामसर साइट्स में ऐड किया गया है फरवरी 2022 में। उसमें एक साइट जो है आपका गुजरात में है, उसका नाम है खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा जो साइट है वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। यानी ये खिजाडिया गुजरात में है और एक है बखीरा। एक खिजाडिया है जो आपका गुजरात में है खिजाडिया, और एक है बखीरा जो यूपी में है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं रामसर क्या है। रामसर एक कन्वेंशन था, एक सिटी है रामसर, ईरान में है जो सिटी, वहां पे एक कन्वेंशन साइन हुआ था। कन्वेंशन साइन हुआ था किस चीज के लिए, तो वेटलैंड्स प्रोटेक्शन के लिए।
वेटलैंड्स क्या होते हैं, आप देखते होंगे पहले जमाने में क्या थे, पोखर थे, तालाब थे, छोटे छोटे थे, वहां पे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। वेटलैंड्स का को इसमें डिफाइन किया गया है इस कन्वेंशन में कि कैसा पानी होना चाहिए उसके आधार पे। तो उसके डिफिनेशन की डिटेल में नहीं जाते हुए मैं ये बोलूंगा कि जो पानी जो है मार्सी हो या सेलिन हो या फ्रेश वाटर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेटलैंड्स क्या है, जैसे आपके पॉन्ड हैं, आपके लेक्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो ट्रांजिशन होता है, जब ये पॉन्ड्स से, और जैसे पॉन्ड्स हो गया आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम, और उससे जब आप लैंड इकोसिस्टम की ओर जाते हैं, यानी पॉन्ड की बाउंड्री से लैंड की तरफ, तो इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इकोटोन। यानी ये क्वेश्चन भी काफी फेवरेट है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, तो इकोटोन में होती है। तो अब उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर एक ईरान में शहर है, वहां पे एक कन्वेंशन साइन किया गया, और ये एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है जो उस टाइम में था ऐसा, जो एक ईरान के शहर के नाम पे। जनरली आप क्या पढ़ते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कन्वेंशन था जो ईरान में साइन किया गया था और ईरान के शहर के नाम पे है, और इसके थ्रू वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब है महाकाली रिवर। अभी क्या हो गया है कि महाकाली रिवर पे एक एमओयू साइन किया इंडिया और नेपाल ने। ये क्या है, ये इंडिया, ये उत्तराखंड वाला एरिया है, उत्तराखंड है, ये नेपाल है और ये चाइना है। तो यहाँ पे काफी ये कंट्रोवर्शियल एरिया है, इंडिया और नेपाल के बीच में काफी कंट्रोवर्सी है इस एरिया में, ये चाइना की काफी प्रॉक्सिमिटी है। तो ये जो महाकाली रिवर बेसिन है, तो यहाँ पे जो नेपाल ये क्लेम करता है इंडिया का कि ये कुछ एरिया मेरा है, इंडिया बोलता है कि नहीं ये एरिया मेरा है। और इसमें क्या है कि महाकाली रिवर जो है, एक ट्रीटी साइन हुई थी बहुत पहले, तो उसमें महाकाली रिवर को लेके दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या है कि अभी इंडिया ने और नेपाल ने एक एमओयू साइन किया है महाकाली रिवर के ऊपर, जिसमें क्या है कि इंडिया धारचूला और नेपाल धारचूला दोनों को एक कनेक्ट करने वाले हैं ब्रिज के थ्रू, जिस ब्रिज पे क्या है, मोटरेबल है, यानी उस पे गाड़ियां जा सकेंगी। तो यानी लोग जो है वो इंडिया से नेपाल जा सकेंगे। किस बॉर्डर पे, उत्तराखंड बॉर्डर की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो आपको ऊपर आपने देखा रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड से रिलेटेड था। तो ये जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है हर एक साल। इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इवन स्टेट पीसीएस में तो आ ही सकते हैं, यूपीएससी भी पूछ सकता है, मतलब स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ये हो सकता है। अब आगे चलते हैं, परम प्रवेग। परम प्रवेग जो है वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो कि बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसने क्या किया है कि एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है, रखा है उन्होंने परम प्रवेग, और इसके पास क्या है 3.3 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड ये कैपेसिटी है इसकी, यानी ये बहुत ही फास्ट सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया है, IISc ने। और कहाँ पे है ये IISc, बेंगलोर में है। और ये सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो कैपेसिटी क्या है 3.3 पेटाफ्लॉप्स, ये इसकी कैपेसिटी, ये सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, कितने फास्ट वो जो एल्गोरिथम्स हैं या उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं कि हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया में एक है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसके अगर आप इतिहास में जाएंगे तो क्या है कि इंडिया में वैसे तो CAG बोलते हैं,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन जो अकाउंट्स है वो इससे छीन लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको है अकाउंट्स का पावर, लेकिन अकाउंट्स जो है एक्चुअली मेंटेन कौन कर रहा है इंडिया में? सीजीए। ये अराउंड 70s में इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को, जो सारे मिनिस्ट्रीज के अकाउंट्स को देखता है, लुक आफ्टर करता है। और उसकी जो नई आपको मैडम सीईओ बनी है, उनका नाम है सोनाली सिंह। इज द न्यू सीजीए, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपको जो है वन लाइनर वो कहीं भी आपको मिल सकता है कि जो अभी नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है, तो ये है सोनाली सिंह। अब हम लोग जाते हैं कि रिपब्लिक डे पैरेड जो 26 जनवरी को हुआ था, उसका जो अनाउंसमेंट हो गया है, उसमें यूपी उत्तर प्रदेश जो है उसको बेस्ट टेब्लो का अवार्ड मिला है, और जो नेवी है उसको बेस्ट अमॉन्ग द सर्विसेज, और जो सीएपीएफ में बेस्ट मिला है सीआईएसएफ को शायद। तो इसमें आपको जो नेवी है उसको बेस्ट अमॉन्ग द सर्विसेज मिला है, और यूपी का जो है बेस्ट टेब्लो माना गया है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमॉन्ग द सर्विसेज। ये नेवी है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। और हम बात करते हैं यूपी के जो टेब्लो की, उसमें क्या है कि इसमें किसको दिखाया गया है? तो इसमें एक यूपी ने स्कीम लॉन्च की थी ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में वो एक किसी प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, जैसे अलीगढ़ है तो ताले पे फोकस करेंगे, इस टाइप से। तो उसको दिखाया गया है। प्लस जो काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ को भी दिखाया गया इस टेब्लो में, जहां पे अभी काफी रेनोवेशन वर्क हुआ है। तो ये टेब्लो जो है ये इसने टॉप किया। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी आ सकता है कि किस स्टेट का टेब्लो जो है वो टॉप किया है। और हाँ, अब नया क्वेश्चन है यूजीसी। आपको पता है यूजीसी जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो इसके जो नए वो बने हैं, हेड बने हैं, जो पहले यूजीसी के हेड बनने से पहले ये जेएनयू के वाइस चांसलर थे, और इनका नाम है एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार। तो ये यूजीसी के हेड बनने से पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे, जेएनयू के वाइस चांसलर थे। अब इनको यूजीसी का चेयरमैन बनाना, यानी कोई और अब बनेगा जेएनयू का वाइस चांसलर, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। फिर ये है राहुल भाटिया, इनको इंडिगो ने बनाया है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्या है, इंडिगो के को फाउंडर भी थे, और इनको इंडिगो ने अभी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, राहुल भाटिया। और अब बात करते हैं श्री रामानुजाचार्य। ये एक संत हैं जिनकी जो इनका टाइमलाइन है वो है 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी। तो ये जो है इन्होंने जो आपने शंकराचार्य है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था अद्वैत का, तो उसको इन्होंने उसको चैलेंज करते हुए इन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था। और इनके ही प्रिंसिपल से आपको जो भक्ति आंदोलन जो आया इंडिया में, वो इनके ही कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पे या फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो अभी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनकी एक प्रतिमा जो है उसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? हैदराबाद में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे ये पूछते हैं ज़्यादातर कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, कब किया है, किस एरा के संत थे। 11th सेंचुरी, हैदराबाद। और बेसिकली जो अभी भक्ति आंदोलन होता है इंडिया में मेडिवल टाइम में, उसमें इनका जो फिलॉसफी है उस पे ही वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था भक्ति। अब अभी क्या है, एक फूड ग्रेन्स जो वेसल है वो आपको गया है पटना से पांडु, यानी गया तो पटना, पांडु, पटना जो बिहार में है वहां से कहाँ गया है? पांडु असम, लेकिन ये गया है बांग्लादेश के थ्रू।
ये इंपॉर्टेंट है। ये गया कैसे? अब बांग्लादेश के थ्रू गया है। तो क्या है, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इंडिया जो है बांग्लादेश के निकलने के बाद वहाँ पे एक चिकन लेग है, चिकन नेक। यानी आप इंडिया का मैप कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसको चिकन नेक बोलते हैं। ये इंडिया की वनरेबिलिटी है। यानी अगर किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ भी जाना है तो उसको काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, लेकिन अगर वो बांग्लादेश के थ्रू जाए तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि दार्जिलिंग है, वहीं पे भूटान है, वहीं पे असम है, वहीं पे सिक्किम है, तो काफ़ी वनरेबल एरिया है, सिलीगुड़ी के पास। तो उसको पॉपुलर टर्म में चिकन नेक भी कहा जाता है। तो वो इंडिया की वनरेबिलिटी है। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखिए कि ये जो अभी क्या है, इंडिया ने पटना से पांडु एक जहाज भेजा है जिसमें फूड ग्रेन्स थे, और वो कैसे गया है, बांग्लादेश के थ्रू गया है। और अभी क्या है, लता मंगेशकर का डेथ हुआ है, ठीक है। आपको काफ़ी भारत रत्न भी मिला था उनको, और काफ़ी प्रसिद्ध गायिका थी भारत में। वो 92 ईयर्स की होके मरी। इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 में मिला था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो 1989 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, साइंस, पॉलिटिक्स सोशल सर्विस में ही आ गया। तो आपने अगर कोई बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड काम किया है उसके लिए दिया जाता है। तो लता मंगेशकर जी को ये 2001 में मिला था। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये फिल्मी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये इनको 1989 में मिला था। वैसे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर पढ़ के भी आप क्वेश्चन शायद एक कर पाएँ, तो अगर आप इनके फ़ैन हैं तो आप पढ़िए इनके बारे में, लेकिन इन जनरल ज़्यादा आप इसमें टाइम नहीं दे सकते। और अब है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें इंडिया ने, ये सबसे पहले आप ये पूछ सकते हैं कि ये इंडिया ने किसको हराया इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हराया इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। आजकल तो काफ़ी डिटेल में पूछ देते हैं कि किसको हराया, तो इंग्लैंड को हराया, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज जो आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, ठीक है, वहाँ पे। और इसमें फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या स्कोर था इंडिया का? तो इंडिया का स्कोर था 195/6, यानी 6 विकेट इंडिया ने खर्च कर दिए थे जब ये इंडिया ने जीत हासिल की। और इंग्लैंड जो है वो ऑल आउट हो गया था 189 पे ही ऑल आउट हो गया था। यानी इंडिया के 4 विकेट शेष थे और इंग्लैंड जो है वो ऑल आउट हो गया था 189 पे, 5 ओवर्स पहले ही। और इंडिया ने ये 47.2 ओवर्स, यानी इंग्लैंड को पहले ऑल आउट कर दिया 189 पे इंडिया ने। फिर इंडिया ने बैटिंग करते हुए इसको रन को चेज किया 47.2 ओवर्स में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपका फर्स्ट वीक का था करंट अफेयर, काफ़ी डिटेल में नहीं था, लेकिन ये सफिशिएंट था। इसके आधार पे आप ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस जो आएंगे इससे रिलेटेड वो कर पाओगे। तो इस तरह से हम लोग हर वीक का लेंगे करंट अफेयर्स। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।